अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो चांसेस हैं या तो आप नीट 2024 का एग्जाम दे चुके हो या फिर आगे की नीट के ईयर्स की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या तो किसी ना किसी तरीके से इस नीट के पूरे सिस्टम से जुड़े हुए हो। अब आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो, फर्क नहीं पड़ता। नीट 24 स्कैम, नीट 24 एनटीए ब्लंडर, नीट 24 स्कैंडल, रीनीट, री रिजल्ट फॉर नीट 24, ऐसी कुछ चीजें आपने पिछले कुछ दिनों से तो डेफिनेटली सुनी ही होंगी। अब नीट 24 के इस रिजल्ट से स्टूडेंट्स को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, गलत हुआ क्या है, इस सब का अभी के लिए क्या सोल्यूशन है और लॉन्ग टर्म में क्या क्या किया जा सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले तो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये बात है 4 जून 2024 की, जब एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे अचानक से नीट का रिजल्ट रिलीज हो जाता है। यहाँ ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि पिछले सालों के ट्रेंड्स और इस साल के एनालिसिस के बेसिस पे ये रिजल्ट 14 जून 2024 को आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट अपलोड हुआ ठीक उससे 10 दिन पहले, उसी दिन जिस दिन इंडिया में इलेक्शंस के रिजल्ट्स की काउंटिंग होनी थी। अब ये बात मेरे लिए बस एक कोइंसिडेंस है या फिर जानबूझ के रिजल्ट को पहले ही उसी दिन रिलीज किया गया जिस दिन सभी बड़े मीडिया हाउसेस इलेक्शंस की काउंटिंग को कवर करने में बिजी हों, ये बात साफ साफ नहीं कही जा सकती। कहानी में आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट आने के बाद जब स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट देखा तो इसी के साथ लगा स्टूडेंट्स को अपना पहला शॉक, मार्क्स वर्सेस रैंक इन्फ्लेशन। पिछले साल नीट 2023 के रिजल्ट में जब कोई स्टूडेंट 650 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर कर रहा था तो उसकी ऑल इंडिया रैंक 10,000 के आसपास आ रही थी, और इस साल जब कोई और स्टूडेंट वही सेम 650 आउट ऑफ 70 मार्क्स स्कोर कर रहा है तो उसकी ऑल इंडिया रैंक 30,000 से भी ज्यादा आ रही है। ऑल ओवर इंडिया एक रैंक का ओवर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि हर साल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इंक्रीज होते जाते हैं और पेपर का लेवल भी इजी होता है, साथ में कंपटीशन भी बढ़ता है, जिसकी वजह से रैंक में थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन तो आती रहती है। लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में ना ही तो पेपर इतना ईजी था और ना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने ज्यादा बड़े कि उस बेसिस पे इतने ज्यादा रैंक का इन्फ्लेशन देखने को मिले। अब ये तो होगी पहली प्रॉब्लम, बट इसके बाद इससे भी बड़ा शॉक स्टूडेंट्स को तब लगा जब ये पता चला कि 720 आउट ऑफ 720 यानी फुल मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स का नंबर था 67 स्टूडेंट, जबकि पिछले साल नीट 23 में ये सेम नंबर था सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, कितने भी स्टूडेंट्स फुल मार्क्स लाएं क्या ही चेंज होगा, बट नहीं, फर्क पड़ता है, क्योंकि इंडिया के टॉप एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली में ओपन मेरिट की सीट्स सिर्फ और सिर्फ 48 है। तो 720 में से 720 स्कोर करने वाले 67 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 48 को ही एम्स दिल्ली मिलेगा, जबकि 19 स्टूडेंट्स ऐसे रह जाएंगे जिन्हें एग्जैक्टली फुल स्कोर करने के बाद भी टॉप का मेडिकल कॉलेज नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंप्लीट फेलियर है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स रह जा रहे हैं जिनके पास अपनी पसंद का मेडिकल कॉलेज लेने के लिए करने के लिए लिटरली कुछ भी नहीं है। तो फिर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव है, इस बात पर भी सवाल उठता है। इस बात को भी छोड़ दो, क्योंकि इसके बाद स्टूडेंट्स को मिलते हैं अपने तीसरे और चौथे इनसे भी बड़े शॉक्स, तब जब एनटीए साथ में रिलीज करता है अपने टॉप 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट, जहां पहले तो 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 718 और 719 मार्क्स बन रहे हैं, जबकि ऐसे मार्क्स इस एग्जाम में पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 720 मार्क्स के बाद आप या तो एक क्वेश्चन छोड़ के सीधा 716 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वरना एक क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करके 715 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट अब ये इन 2 स्टूडेंट्स के 719 और 718 मार्क्स कैसे आ रहे हैं, और इस टॉप 100 मेरिट लिस्ट के अलावा और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके ऐसे इम्पॉसिबल मार्क्स आ रहे हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन मांगना स्टूडेंट्स ने डिमांड कर दिया। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये आ रही है कि AIR 62 से लेकर AIR 69 तक ये ऐसे 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके रोल नंबर्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो इनके रोल नंबर्स इतने आसपास हैं कि ये सभी स्टूडेंट्स एग्जाम में या तो एक ही सेंटर में थे वरना आसपास के सेंटर्स में थे, और ये सेंटर्स कहाँ के हैं? हरियाणा। अब ऐसा बस कोइंसिडेंस से ही हो और पिछले सारे ब्लंडर्स को कंप्लीटली इग्नोर किया जाए, फिर भी ऐसा होने की अकेले की प्रोबेबिलिटी 1 इन अ मिलियन से भी ज्यादा है, यानी आसान भाषा में कहा जाए तो ये लिटरली इम्पॉसिबल है। अब इतने सारे ब्लंडर्स के बाद ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट्स चुप तो बैठेंगे नहीं, और चुप रहना भी नहीं चाहिए। इसीलिए पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन इस सब के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, और साथ में हजारों ऑनलाइन एजुकेटर्स ने भी इस चीज को सपोर्ट करना स्टार्ट किया और एनटीए से आंसर्स डिमांड किए। अब क्योंकि पैन इंडिया लेवल पे प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ रहा था तो ऑब्वियसली एनटीए को किसी ना किसी तरीके से रेस्पॉन्ड तो करना ही था। बट अब आप खुद 2 मिनट के लिए सोचो कि अगर कोई भी रेस्पॉन्सिबल और केपेबल एग्जाम बॉडी होगी तो वो इस सारी सिचुएशन के साथ कैसे डील करेगी, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगी एक्सप्लेनिंग ऑल दी पॉइंट्स, और साथ में इस मैटर को जल्द से जल्द कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन भी देगी। और ऑब्वियसली एनटीए ने भी बिना टाइम वेस्ट किए यही किया, राइट? रॉन्ग। एनटीए ने ठीक इसका उल्टा किया। इंस्टेंटली 6 जून को एनटीए ने एक नोटिफिकेशन रिलीज की जहां उन्होंने बताया कि पहला, कट ऑफ इसीलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि सिंपली नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ गए। दूसरा,
जो 719 और 718 मार्क्स स्टूडेंट्स को अलॉट हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि कुछ सेंटर्स पे लॉस ऑफ टाइम के बदले कॉम्पनसेटरी तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और इन दो स्टूडेंट्स के अलावा और 1500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये ग्रेस मार्क्स दिए हुए हैं। जो 67 स्टूडेंट्स हैं जिनको 720 मार्क्स मिले हैं उनमें से कुल 50 स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिले हैं। 44 स्टूडेंट्स को फिजिक्स के एक एरर वाले क्वेश्चन पे +5 मार्क्स मिले हैं और बाकी 6 स्टूडेंट्स को लॉस ऑफ टाइम पे कंपनसेटरी ग्रेस मार्क्स मिले हैं। तीसरा, रिजल्ट हमने जल्दी रिलीज कर दिया तो उस पर हमारी बुराई नहीं तारीफ होनी चाहिए, और रही बात पेपर लीक की तो वो हम लोग नहीं मानते। अब ऑब्वियसली इस सब में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। पहले तो मैथ्स के बेसिस पे जितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़े हैं उस बेसिस पे इतना ज्यादा कट ऑफ बढ़ जाना मैथमेटिकली ही सेंस नहीं बनाता। दूसरा ये कि ये जो ग्रेस मार्क्स देने की बात हुई है इससे पहले स्टूडेंट्स को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया था और एनटीए ने ये बात तब कबूल की है जब एनटीए को इस बेसिस पे पकड़ा गया, वरना इससे पहले इस बात को छुपाने की पूरी कोशिश की गई थी। और जो ये बात इन 1500 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने की है, रैंक इन्फ्लेशन को अगर अकाउंट में लिया जाए तो ये नंबर 1500 से कई ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और अगर उन सेंटर्स को भी देखें जहां पर टाइम लॉस की चीजें रिपोर्ट की गई थी तो उनके स्टूडेंट्स भी 1500 से कई ज्यादा है। और जब आप बोनस मार्क्स दे भी रहे हो तो वो बोनस मार्क्स देने का एग्जैक्ट फॉर्मूला और प्रोसीजर क्या है ये बात भी पब्लिक की जानी चाहिए, जो कि अभी तक हुई नहीं है। ठीक है, अब एनटीए से तो एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दी नहीं गई, उनको छोड़ो। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस की मदद से एक सीक्वेंस में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ हो सकता है। पहले तो एग्जाम से ठीक एक दिन पहले 4 मई को पटना में पेपर लीक की न्यूज के बाद पटना पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की जहां ये बताया कि पेपर लीक हुआ हो सकता है और इस पर संपूर्ण जांच की जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ऐसी चीजें हर साल एग्जाम से पहले होती रहती हैं और क्योंकि ये इतने स्मॉल स्केल पे होती है इसीलिए ओवर इंडिया इन्फ्लेशन इस चीज की वजह से तो नहीं हो सकती रैंक्स में। इसके अलावा 5 मई यानी नीट एग्जाम वाले दिन हरियाणा के झज्जर एरिया वाले सेंटर्स में और साथ में महाराष्ट्र के कुछ सेंटर्स में इन्विजिलेटर्स की गलती की वजह से स्टूडेंट्स का काफी सारा एग्जाम टाइम वेस्ट हो गया। अब क्योंकि 180 क्वेश्चंस को करने के लिए एग्जैक्टली 180 मिनट्स ही मिलते हैं, इसीलिए अलग अलग स्टूडेंट्स के फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स वेस्ट हुए, उनको उन्हीं मिनट्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस के मार्क्स को मल्टीप्लाई करके वो नंबर ऑफ मार्क्स ग्रेस मार्क्स में दे दिए गए। अब ग्रेस मार्क्स ठीक इसी तरह दिए गए हैं, ये ना तो किसी ऑफिशियल ने क्लियर किया है, ना ही 100% सर्टेनिटी के साथ कहा जा सकता है कि यही हुआ होगा। लेकिन स्टूडेंट्स के ओएमआर के हिसाब से कैलकुलेट किए हुए मार्क्स और नीट के एक्चुअल स्कोर में आए हुए मार्क्स के डिफरेंस को अगर कैलकुलेट किया जाए तो मोस्ट केसेस में यही स्कीम बनती है। इसलिए यही कहा जा सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसी ही किसी स्कीम को फॉलो किया होगा। अब क्योंकि सबको ऐसे ही मुफ्त में नंबर मिल गए इसलिए काफी सारे लोगों के मार्क्स काफी ज्यादा बढ़ गए और रैंक भी ओवरऑल पीछे चली गई। अब ऑब्वियस सी बात है जिन लोगों के सेंटर्स में टाइम लॉस का प्रॉब्लम नहीं हुआ उनका इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान है। अब जब एनटीए की ऑफिशियल घटिया नोटिफिकेशन से स्टूडेंट्स और ज्यादा गुस्सा हुए और ऑल ओवर इंडिया बैकलैश और ज्यादा बढ़ गया तो एनटीए ने इसी में अकलमंदी समझी कि जल्द से जल्द काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करके स्पीड अप करना चाहिए। 7 जून को यह बताया गया कि आसाम के स्पेशल कोटा वाले लोगों की और नागालैंड वाले लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, जबकि पिछले साल के ट्रेंड्स के हिसाब से ये चीज 1 महीने बाद स्टार्ट होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये थी अभी तक की सारी सिचुएशन। अब जब हम सारी प्रॉब्लम अच्छे से जान गए तो सोल्यूशन क्या है? पहले तो कुछ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं जो इस साल की प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। आरटीआईज, इनको फाइल करने से एनटीए को ऑफिशियली हमारे उठाए गए कंसर्न्स को एक प्रॉपर डिटेल्ड तरीके में आंसर करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ ये चीज ध्यान रखने लायक है कि एक ही क्वेश्चन पे हजारों आरटीआईज फाइल करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपने लिए कोई अलग स्पेसिफिक क्वेश्चन मिलता है तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से अभी तक इस केस पे सफिशिएंट आरटीआईज फाइल हो चुकी होंगी। पीआईएल्स, ये भी एनटीए को कोर्ट में आंसरेबल रखने का काफी अच्छा तरीका है और इसकी रीसेंट एग्जांपल एक स्टूडेंट की तरफ से रेज किया हुआ एक पीआईएल है जिसकी वजह से कैलकाटा हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एनटीए को समन किया है और उनको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने को कहा है। एक डिटेल्ड एफिडेविट 10 दिन के अंदर जिसमें सारा प्रोसीजर और वर्किंग अच्छे से एक्सप्लेन की गई हो। ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए हैं उसका प्रॉपर तरीका, 2018 के ऑनलाइन एग्जाम में यूज किए जाने वाले ग्रेस मार्क्स वाले मेथड को इस ऑफलाइन एग्जाम में कैसे इंप्लीमेंट किया उसका एक्सप्लेनेशन, और साथ में ये भी बताया गया कि अभी आप काउंसलिंग स्टार्ट तो कर सकते हो बट कोर्ट का डिसीजन आने के बाद काउंसलिंग के किसी भी आउटकम या रिजल्ट को रिवर्स किया जा सकता है और एनटीए को ये बात माननी पड़ेगी। अब क्योंकि इस रीसेंट कैलकाटा हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशन बेटर होती हुई नजर आ रही है, इसीलिए इसके 2 आउटकम्स हो सकते हैं। नंबर 1, रीनीट, यानी पूरे इंडिया में नीट को फिर से कंडक्ट करवाया जाएगा। क्या यह चीज सही है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही है और उस टाइम पे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम सेंटर में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। तो उस टाइम पे जिन स्टूडेंट्स ने प्रेशर को हैंडल करके अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म किया और फिर रिजल्ट में अच्छा स्कोर किया
उनको अगर बिना वजह ये एग्जाम फिर से देने को बोला जाए तो ये उनके साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है। इसीलिए पूरे इंडिया में नीट एग्जाम को फिर से कंडक्ट कराना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर की जा सकती है कि जिन सेंटर्स में ये चीज़ प्रूव हो जाए कि इन्विजिलेटर्स की गलती की वजह से एग्जाम में ब्लंडर्स हुए या फिर स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट कंडीशंस अनफेयर मींस फेस करने पड़े, उन स्टूडेंट्स का रीनीट हो। और ये चीज़ बिल्कुल सही भी है। इनफैक्ट ये चीज़ पिछले सालों में हुई भी है। नंबर 2, री रिजल्ट्स, यानी इस वाले रिजल्ट को इनवैलिड डिक्लेयर करके फिर से कुछ टाइम लेकर रिजल्ट को रिलीज किया जाए, जिसमें ये सारे एरर्स क्लियर करके नए से मार्क्स और रैंक की स्कीम को रिलीज किया जाए। ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और मेरे हिसाब से सिलेक्टिवली री नीट कंडक्ट कराकर और री रिजल्ट कर कर इन दोनों पॉइंट्स की कॉम्बिनेशन को बनाकर एक प्रॉपर सोल्यूशन दिया जा सकता है। ठीक है, ये तो थे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस, बट यही काफ़ी नहीं है। इस साल के एग्जाम की बात को हटाकर क्या ऐसा किया जाए कि हर साल ये चीज़ें ना हो और एक प्रॉपर स्मूथ वे में एग्जाम्स कंडक्ट किए जा सके। पहला, एग्जाम बॉडी। मेरे हिसाब से एनटीए एज एन एग्जाम बॉडी इस नीट के एग्जाम को कंडक्ट कराने के केपेबल ही नहीं है। आज से कुछ साल पहले की ही बात है कि नीट के एग्जाम को सीबीएसई कंडक्ट कराया करता था और इवन तो तब भी एग्जाम्स में काफी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आया करती थी, बट एनटीए के कंपैरिजन में सारा प्रोसेस काफी स्मूथली कंडक्ट होता था। तो इसीलिए बेस्ट यही होगा कि एनटीए को नीट का एग्जाम कंडक्ट कराने ही ना दिया जाए और इसके लिए एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट एग्जाम बॉडी क्रिएट की जाए। बट ऑब्वियसली ये चीज़ बोलना जितना आसान है, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। इसीलिए सेकंड बेस्ट सोल्यूशन पे आते हैं। दूसरा, एग्जाम लेवल। अगर इस साल के एग्जाम के सभी एरर्स को साइड भी किया जाए, तब भी कंपटीशन इतना तेजी से बढ़ रहा है कि धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हालत बोर्ड एग्जाम से भी बदतर होती जा रही है। इसीलिए हमें चाहिए कि एग्जाम की डिफिकल्टी को साल ब साल इस तरह से बढ़ाया जाए कि हर साल स्टूडेंट्स को उनके इंटेलिजेंस लेवल, कैलिबर और केपेबिलिटी के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाए, ना कि लक और एग्जाम डेट डायनेमिक्स के बेसिस पे। इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो सीधा सीधा पेपर को एनसीईआरटी बेस्ड बट काफी मुश्किल बनाया जाए, वरना दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इंस्पिरेशन लेकर भी मेंस और एडवांस लेवल जैसी चीजें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, या फिर इंटरव्यू राउंड्स जैसी चीजें भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तीसरा, नंबर ऑफ सीट्स। इसके अलावा ये भी एक फैक्ट है कि इवन दो इंडिया में नंबर ऑफ मेडिकल एमबीबीएस सीट्स बढ़ती जा रही हैं, बट इस स्पीड से नहीं बढ़ रही हैं जिस स्पीड से इंडिया में मेडिकल डॉक्टर्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है। इसीलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरफ काम स्पीड अप किया जाए, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पे कंपटीशन भी डिक्रीज हो और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लेवल पे डॉक्टर्स ओवरबर्डन भी ना हो। चौथा, चेंजिंग आइडियोलॉजीज। इस चीज़ में सबसे पहले तो मैं, फिर आप और हम सभी लोग रेस्पॉन्सिबल और गिल्टी हैं, क्योंकि हम एक रैट रेस की तरह इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डॉक्टर या इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशंस की तरफ भागते रहते हैं और सभी लोग बस इन्हीं पे फोकस करते हैं और अपने पैशंस, टैलेंट्स और कैपेबिलिटीज को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इन एग्जाम्स के अलावा बाकी फील्ड्स के लिए भी खुद को एजुकेट करें और अपने इंटरेस्ट और पैशन को फॉलो करने के लिए किसी की वैलिडेशन का इंतजार ना करें। ओके, तो अब फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं 8 जून 2024 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस सीरीज ऑफ इवेंट्स में अभी तक इतनी ही सारी सिग्निफिकेंट चीजें हुई हैं। आगे इस सिचुएशन में जो भी सिग्निफिकेंट होता जाएगा, मैं वीडियो के पिन कमेंट में आपको साथ साथ अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने कॉज पे बिना डरे लड़ते रहें और अगर आप आगे के फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स में से एक हैं तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। गुड लक एंड गुड बाय। What just happened?